हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का करंट नॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, करंट नॉमिक्स के द्वारा राजस्थान बजट की स्पेशल सीरीज़ आप सब लोगों के लिए हम लोग लाने वाले थे और वो राजस्थान बजट की स्पेशल सीरीज़ हमने लॉन्च कर दी है। ये जो बजट की स्पेशल सीरीज़ है, इसके अलग अलग पार्ट्स बनाए जाएंगे। आज पार्ट 1 हमारे द्वारा रिलीज़ किया जा रहा है। ये सब राजस्थान के एग्ज़ाम्स के लिए, चाहे कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, बजट से हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कम से कम 5 to 7 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, चाहे वो आरपीएससी का हो, आपका आरएएस हो, आपका पटवारी हो, पुलिस प्रशासन से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, एक स्कूल लेक्चरर से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, रीट से रिलेटेड एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम्स के लिए ये राजस्थान बजट की स्पेशल सीरीज़ जो करंट नॉमिक्स के द्वारा डिज़ाइन की गई है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। इस सीरीज़ के अंदर हम बजट के सारे, चाहे वो फैक्चुअल एस्पेक्ट्स हो, चाहे एनालिटिकल पार्ट हो, सारा का सारा पार्ट हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। साथ ही में हम लोग इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी लॉन्च करेंगे। वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे टेलीग्राम चैनल करंट नॉमिक्स पर जल्दी ही उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। तो आप सब लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कीजिए। साथ में इस चैनल को आप सबके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिल सके। और ये जो बजट वाली स्पेशल सीरीज़ है, ये आप सब लोगों के लिए एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसका जो विश्लेषण हमारे द्वारा किया जाएगा, वो आप देखेंगे हर एक एस्पेक्ट बजट का यहाँ पर कवर किया जाएगा। जो राजस्थान बजट आपका 2020-2021 हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये आपके लिए एग्ज़ाम में बूंद साबित होने वाला है। तो तैयार हो जाइए हम सब लोगों के साथ पढ़ने के लिए। पूरी एनर्जी के साथ आज हम शुरुआत करेंगे राजस्थान बजट की इस स्पेशल सीरीज़ की। तो आइए बढ़ते हैं इस स्पेशल सीरीज़ के साथ। तो देखो, आप देखोगे राजस्थान बजट 2020-2021 अभी लॉन्च किया गया हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत के द्वारा। अब देखो, इस बजट के अंदर हम किस किस तरह बजट को अलग अलग सेगमेंट्स में बांटेंगे, बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है, बजट से रिलेटेड क्या क्या टर्मिनोलॉजी हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। तो हमने बजट को पूरा का पूरा सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड किया है। पहले सेगमेंट्स में हम जानेंगे बजट के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, क्या क्या बजट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, बजट से रिलेटेड क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं, चाहे वो आर्टिकल 112 के थ्रू हो, चाहे आर्टिकल 202 के थ्रू हो। बजट क्या होता है, बजट के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। तो इस पार्ट 1 के अंदर सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे बजट के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट का। साथ ही जब राजस्थान के बजट के बारे में हम विश्लेषण करेंगे तो जानेंगे राजस्थान का जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, राजस्थान में रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, राजस्थान में एक्सपेंडिचर कहाँ पर होता है। तो इन सब चीज़ों का 1 by 1 हम विश्लेषण करेंगे। अब देखिए, आते हैं हम हमारे फर्स्ट पार्ट पर। देखो, सब लोगों को यहाँ पर विजिबल होगा। तो सबसे पहली चीज़ ध्यान से सुनना आप सब लोग। पहली चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि बजट शब्द का मेंशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं। पूरे बजट को हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों को काफ़ी इजीली पूरा बजट याद हो सके। तो पहली चीज़ हम बात कर रहे हैं बजट के बारे में। तो अब देखो, सबसे पहली चीज़ ध्यान रखना, मैं जब बात कर रहा हूँ बजट की, बजट इंडियन बजट जिसको यूनियन बजट के नाम से जानते हैं, और दूसरा आपका स्टेट बजट, दोनों बजट डिफरेंट होते हैं। दोनों के आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंट है। तो पहली चीज़, बजट शब्द का मेंशन हमारे संविधान के अंदर मेंशन नहीं किया गया। संविधान के अंदर बजट को क्या बोला गया? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोला गया? वार्षिक वित्तीय विवरण। ध्यान से समझना, किसमें मेंशन किया गया? आर्टिकल 112 के थ्रू। जहाँ पर हम किसकी बात करेंगे? हमारे यूनियन बजट की। वहाँ पर बजट को किस नाम से मेंशन किया गया? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वार्षिक वित्तीय विवरण। तो पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या हुआ? यूनियन बजट का मेंशन कौन से आर्टिकल के थ्रू मिलेगा? आर्टिकल 112 के थ्रू।
अगर यहाँ पर आप +90 ऐड कर देते हैं, ध्यान रखना पॉलिटी में जब आपको आर्टिकल निकालने होंगे, आप सेंटर से स्टेट की तरफ मूव करेंगे तो जनरली आपको या तो +89 ऐड करना होगा या +90 आपको ऐड करना होगा। अगर 112 के अंदर आप +90 कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, 202। आर्टिकल 202 किससे रिलेटेड होगा, आर्टिकल 202 होगा आपका स्टेट बजट से। तो पहली चीज़ क्या समझ में आई, बजट शब्द का मेंशन हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। यूनियन बजट का मेंशन कहाँ पर है, आर्टिकल 112 में, जहाँ उसे किस नाम से जाना जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्लस अगर आपको यूनियन बजट से स्टेट बजट की तरफ मूव होना है, क्या ऐड करोगे, +90, आपको क्या मिल जाएगा, 202। मतलब आर्टिकल 202 के तहत आपके स्टेट बजट का उल्लेख किया गया है, जहां पर अपन राजस्थान बजट की चर्चा करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ हम यहाँ क्या समझेंगे, आर्टिकल 112 ने क्या बोला, ये भी हम देख लेते हैं। आर्टिकल 112 क्या बोलता है, प्रेसिडेंट शैल इन रेस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर कोज टू बी लेड बिफोर पार्लियामेंट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिंपल से वर्ड में मैं बोलूँगा कि हर ईयर प्रेसिडेंट ये इंश्योर करेगा कि जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो संसद के समक्ष हमारी सरकार के द्वारा प्रस्तुत किया गया या नहीं। यही सिमिलर चीज़ जो आर्टिकल 112 में प्रेसिडेंट कर रहा है, यही सिमिलर चीज़ आर्टिकल 202 के तहत हमारा गवर्नर क्या करेगा, गवर्नर इंश्योर करेगा कि हर फाइनेंशियल ईयर में बजट गवर्नमेंट के द्वारा कहाँ पर प्रस्तुत किया गया या नहीं किया गया, राज्य विधानसभा में या स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर। ये बात हमारी यहाँ पर समझ में आती है बजट से रिलेटेड। तो पहली चीज़, बजट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आप सबको यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। दूसरी चीज़, बजट होता क्या है, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज़ बजट। तो अगर मैं आपको सिंपल सा समझाऊँ, बजट क्या है, स्टेटमेंट है एस्टिमेटेड रिसीट्स का और एक्सपेंडिचर का। बजट की दो साइड होती है, ध्यान रखना। बजट में हम बात करेंगे, हिंदी में मैं बोल सकता हूँ बजट क्या हो गया, किसी वित्तीय वर्ष में वार्षिक आय और व्यय का लेखा जोखा। क्या है, किसी पूरे वित्तीय वर्ष में कितना आपने एक्सपेंडिचर किया और कितना आपको रिसीट हुआ, उसका पूरा का पूरा विवरण किस में मिलेगा, आपको बजट के अंदर मिलेगा। बजट को आपने देखा होगा हम दो साइड में डिवाइड कर लेते हैं, कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट। अभी हम इस चीज़ को आगे समझेंगे कि कैपिटल बजट जिसमें हम बात करेंगे कैपिटल रिसीट्स की और कैपिटल एक्सपेंडिचर की, और दूसरा आपका रेवेन्यू बजट जिसमें हम बात करेंगे रेवेन्यू रिसीट्स की और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। तो आपको तीसरी चीज़ समझ में आई होगी कि बजट क्या होता है, किसी फाइनेंशियल ईयर में जो पूरा आपका रिसीट्स का और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट होता है वो किसके अंदर होता है, बजट के अंदर। ठीक है, उसके अलावा आप देखोगे, पहला तो मैंने क्या बोला, एस्टीमेट्स ऑफ रेवेन्यू एंड कैपिटल रिसीट्स। दूसरा आपने अभी नाम सुना होगा वेज एंड मींस एडवांसेस, जिसको हम WMA बोलते हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। आपने देखा होगा RBI ने अभी सेकंड सेट ऑफ मेजर्स निकाले हैं कोविड-19 से निपटने के लिए। वहाँ पर उन्होंने क्या किया है, स्टेट की रेवेन्यू पावर को बढ़ाने के लिए उनके वेज एंड मींस एडवांसेस में बढ़ोतरी की है ताकि उनकी बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ सके। तो ये भी पार्ट आपको बजट के अंदर देखने को मिलेगा, वेज एंड मींस टू रेज द रेवेन्यू, ताकि उनका रेवेन्यू के सोर्सेज को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, उसके अलावा आप एक और चीज़ यहाँ से समझने को मिलेगी, बजट के अंदर अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बजट के अंदर 3 ईयर का मेंशन होता है। जैसे कि अभी हम बात करेंगे बजट 2021 की, अभी कौन सा बजट आया, 2020-21 का बजट आया। तो बजट का जो एस्टिमेट होगा उसमें 3 ईयर आपको देखने को मिलेंगे, 2020-21 के साथ साथ 2019-20 और 2018-19। वो कैसे देखने को मिलेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको क्लियर होगा। तो इस पहली स्लाइड से आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि बजट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या हैं। पहली चीज़ तो आर्टिकल 112 के बारे में, दूसरी चीज़ आर्टिकल 202 के बारे में, तीसरी चीज़ बजट शब्द का मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, चौथी चीज़ बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोला जाता है, पांचवी चीज़ बजट क्या होता है, पूरे के पूरे फाइनेंशियल ईयर में एस्टिमेटेड रिसिट्स और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट होता है। यहाँ पर काफ़ी सारे तरीके होते हैं जहाँ पर स्टेट का रेवेन्यू बढ़ाने के लिए भी वर्क किया जाता है। ये सारी चीज़ें आपको बजट में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं, आई थिंक ये स्लाइड आप सब लोगों को क्लियर होगी। बजट के बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम बजट में आगे प्रोसीड कर सकें। आगे देखिए,
ये वाला पार्ट आप देखोगे जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आर्टिकल 1202 वाला मैंने आपको बताया था। जब हम स्टेट बजट की बात करेंगे तो प्लस क्या कर दिया अपन ने, या तो 89 कर देते हैं या प्लस 90 कर देते हैं। यहाँ अपन ने प्लस 90 किया तो हमारे पास क्या आ गया 202। तो आर्टिकल 202 क्या बोलता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द गवर्नर ऑफ स्टेट शेल कोज टू बी लेड बिफोर द हाउस और हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। मतलब गवर्नर की ये जिम्मेदारी है, जिस राज्य में एक सदन है वहाँ पर उस सदन में, और जिस राज्य में दो सदन है, जिस राजस्थान में क्या है सिंगल हाउस है, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यहाँ पर काउंसिल नहीं है, तो गवर्नर की ये जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करे कि आर्टिकल 202 के तहत वहाँ की गवर्नमेंट के द्वारा हर वर्ष बजट पेश किया जाए। दूसरा वही सिमिलर स्टेटमेंट, ये क्या है, एस्टिमेटेड रेसिट्स और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट है, और इसको क्या बोला जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये सारी चीज़ें हम प्रीवियस स्लाइड में कवर कर चुके हैं। ये जस्ट आपका क्विक रिवीजन है जहाँ पर अपन स्टेट बजट की बात करेंगे, क्योंकि आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो चीज़ है हमारे लिए राजस्थान बजट, जो कि किसके अंदर आएगा, स्टेट बजट के अंदर, आर्टिकल 202 के अंदर। सबको ये चीज़ क्लियर है? तो बजट की कुछ बेसिक्स मैं आप लोगों को क्लियर करवा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो। अब देखो मैंने आपसे क्या बोला कि बजट को मैं क्या करूँगा, दो भागों में बांटूंगा, ठीक है। दो भागों में मतलब मैंने आपसे बोला कितना मैंने खर्चा किया और कितनी मुझे प्राप्तियां हुई। रिसिट्स को क्या बोलते हैं, प्राप्तियां, और एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, खर्चा। मेरा बजट का एक्सपेंडिचर कितना है और बजट का मेरा रिसिट्स कितना है, दो पार्ट में मैंने इसको बांट दिया। सबको क्लियर है? अब रिसिट्स कहाँ कहाँ से हो सकती है, रिसिट्स दो जगह से हो सकती है, या तो रेवेन्यू साइड से या कैपिटल साइड से। रेवेन्यू को बोलते हैं राजस्व प्राप्तियाँ और कैपिटल रिसिट्स को बोलते हैं पूंजीगत प्राप्तियाँ। कौन कौन सी हो सकती है, या तो मुझे रेवेन्यू रिसिट्स मिली हो या मुझे कैपिटल रिसिट्स मिली हो। आप बोलोगे सर रेवेन्यू और कैपिटल रिसिट्स क्या होती है, नेक्स्ट स्लाइड में वो भी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि बजट के दो हमारे हेडिंग्स होती है, दो पार्ट होते हैं, एक रिसिट्स वाला और एक्सपेंडिचर वाला। रिसिट्स के अंदर हमें रेवेन्यू वाली रिसिट्स कहाँ से आई और कैपिटल रिसिट्स कहाँ से आई। एक्सपेंडिचर में भी सिमिलर दो चीज़ें देखने को मिलेगी, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। सबको क्लियर है? मतलब आपको ये चीज़ क्लियर हुई कि हमारी रिसिट्स कहाँ कहाँ से आ सकती है, प्राप्तियाँ कहाँ कहाँ से होगी, या तो रेवेन्यू साइड से या हमारी कैपिटल साइड से। अब रेवेन्यू और कैपिटल साइड क्या होती है वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड में, देखो यहाँ से और चीज़ें क्लियर होगी आपकी। अब देखो आपने बोला कि स्टेट को रिसीट्स मिली, हम रिसीट की बात कर रहे हैं कि हमारी राजस्व प्राप्तियाँ कहाँ कहाँ से हैं, या हमारी कैपिटल प्राप्तियाँ या पूंजीगत प्राप्तियाँ कहाँ कहाँ से हैं। पहले हम बात करते हैं स्टेट को कहाँ कहाँ से पैसा मिलता है, फिर बात करेंगे स्टेट कहाँ कहाँ पर खर्च करता है। तो हम बात करते हैं कि किसी भी राज्य के रेवेन्यू के क्या क्या सोर्सेज होंगे जहाँ से उसको पैसा मिलता है। तो मैं बात करूँगा रेवेन्यू रिसिट्स की। रेवेन्यू रिसिट्स को मैं दो पार्ट में बांटूंगा। एक तो होगा जो रेवेन्यू मुझे टैक्स की सहायता से मिला, और वो रेवेन्यू जो मुझे नॉन टैक्स की सहायता से मिला। टैक्स मतलब कर, वो सारी प्राप्तियां जो करों के माध्यम से हुई उनको हम क्या बोलेंगे, टैक्स रेवेन्यू। अब टैक्स में आपको पता है दो पार्ट होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा आपका इनडायरेक्ट टैक्स होता है। सबको क्लियर है? एक डायरेक्ट टैक्स होता है और इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में आपने देखा होगा आपका इनकम टैक्स किस में आएगा, डायरेक्ट टैक्स में आएगा। आपका कॉर्पोरेशन टैक्स किस में आएगा, डायरेक्ट टैक्स में आएगा। तो ये सारी की सारी प्राप्तियाँ स्टेट को किसके थ्रू होती है, डायरेक्ट टैक्स के थ्रू। इनडायरेक्ट टैक्स में आपने देखा होगा अभी मैक्सिमम टैक्सेस को सब्स्यूम करके क्या आ गया, जीएसटी। तो स्टेट का जो जीएसटी होगा, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें हैं जो जीएसटी से बाहर है। जैसे आपने देखा होगा लिकर वाला पार्ट या अल्कोहल वाला पार्ट, पेट्रोल वाला पार्ट जो जीएसटी में नहीं है, अब भी उन पर क्या लगता है, वेट लगता है। तो वो सारी की प्राप्तियाँ किससे आएगी, इनडायरेक्ट टैक्स से आएगी। तो दो टाइप के टैक्सेस से आपको मिलेगी, एक डायरेक्ट से और एक इनडायरेक्ट से। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स मिलकर आपका क्या बन गया, टैक्स रेवेन्यू, जो कि किस में आएगा, रेवेन्यू साइड में आएगा। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होगा, जैसे कि आप स्टेट ने कहीं लोन दिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट स्टेट को मिला, आपके स्टेट का कुछ प्रॉफिट हुआ, डिविडेंड में उसको कुछ हिस्सा मिला, स्टेट ने कोई शुल्क लगा रखा है, जैसे कि कोई फ़ी लगा रखी है, कोई फ़ाइन स्टेट इम्पोज करता है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएगी, वो चीज़ें जो टैक्स के माध्यम से नहीं मिल रही। रेवेन्यू तो रेज हो रहा है लेकिन वो टैक्स के माध्यम से नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया स्टेट ने कोई शुल्क लगा दिया, कोई फ़ी लगा दी, कोई फ़ाइन लगा दिया,
स्टेट ने कहीं पर लोन दिया हुआ है तो उसका इंटरेस्ट स्टेट को मिल रहा है, तो ये सब किस में आएंगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर। तो सिंपली आपको चीज़ समझनी है, बजट की प्राप्तियाँ कहाँ कहाँ से हो रही है, टैक्स वाले पार्ट से और नॉन टैक्स वाले पार्ट से। सिमिलरली कैपिटल में रिसिट्स कहाँ कहाँ से होगी, कैपिटल में होगी अगर पूरा का पूरा लोन रिकवर हो गया हो। सोचो स्टेट ने 100 रुपये का लोन किसी अदर स्टेट को दिया है या किसी पर्टिकुलर संस्था को दिया है, पूरा का पूरा लोन रिकवर हो गया। एक तो होता है लोन का इंटरेस्ट, सोचो 100 रुपये मैंने लोन दिया है, मुझे उसका 1 रुपया इंटरेस्ट मिला, वो किस में आ जाएगा, आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू में। लेकिन सोचो पूरा का पूरा लोन मुझे वापस मिल गया, पूरा का पूरा लोन का अमाउंट मुझे वापस मिल गया, वो किस में आ जाएगा, आपका कैपिटल रिसीट्स के अंदर। कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, जैसे कि कोई भी स्टेट का पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसके अंदर कुछ शेयर बेचे गए, कुछ डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, वो किस में आ जाएगा, कैपिटल रिसीट्स के अंदर। स्टेट ने कुछ बोरोइंग्स की, कुछ उधार लिया पैसा, वो किस में आ जाएगा, आपका कैपिटल रिसीट्स के अंदर। तो ये दो पार्ट होते हैं आपके बजट के, एक रेवेन्यू रिसीट्स वाला पार्ट और आपका एक कैपिटल रिसीट्स वाला पार्ट। तो ये दोनों दिखा दी, ये सारी की सारी प्राप्तियां हैं जो स्टेट को होती है। तो ये तो हो गया स्टेट की प्राप्तियां। अब स्टेट खर्चा कहाँ कहाँ पर करता है वो भी आप लोग देख लीजिए, यहाँ से आपको वो भी चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखो एक पार्ट आप देख चुके हो रेवेन्यू वाला पार्ट, उसके अंदर रिसीट्स वाला पार्ट आप कवर कर चुके हो। अब अपन देखते हैं एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर होता है। देखो एक्सपेंडिचर आपको क्लियर हो जाएगा। एक्सपेंडिचर में आपने देखा होगा स्टेट अपने जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी सैलरी देता है, उनको भत्ते देता है, जो आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट चलते हैं उनको अलाउंसेस देता है, ठीक है, जो उसने लोन लिया हुआ है उस पर इंटरेस्ट जाता है, ये सारा का सारा कहाँ है, एक्सपेंडिचर। सोचो गवर्नमेंट ने कोई सब्सिडी दे दी, गवर्नमेंट ने कोई अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी दी, अपने एम्प्लॉयज़ को भत्ते दिए, इंटरेस्ट स्टेट ने कोई लोन लिया हुआ है उस लोन का इंटरेस्ट पे किया, तो ये किस में आएगा, सारा का सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में या राजस्व खर्चे में। अब आप बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ध्यान रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जहाँ पर उनको कुछ न कुछ चीज़ मिलेगी, कुछ न कुछ एसेट का क्रिएशन होगा। ध्यान रखना क्या क्रिएट होगा वहाँ पे, कुछ ना कुछ एसेट उनके लिए वहाँ पर जनरेट होगा, वो होता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे कि आपने कोई बिल्डिंग बना दी, कोई मशीनरी खरीद ली, कोई इक्विपमेंट्स खरीद लिए, कहीं पर आपने इन्वेस्ट कर लिया, तो ये सारा का सारा क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर। यहाँ से आपको कुछ ना कुछ चीज़ जनरेट होगी, जैसे कि आपने बिल्डिंग बना ली, कोई ज़मीन खरीद ली, मशीनरी खरीद ली, कोई इक्विपमेंट्स खरीद लिए, ये सारा का सारा आपका होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो आप सिंपल समझ गए गवर्नमेंट बजट को दो पार्ट में, रिसीट्स में और एक्सपेंडिचर के अंदर। इसको मैं आपको और भी क्लियर समझा देता हूँ कि गवर्नमेंट का पैसा आता कहाँ पर है और पैसा जाता कहाँ पर है। इससे आपको एक और चीज़ क्लियर होगी। एक बार यहाँ पर देखिए, आप देखो यहाँ पर देखो, जो मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को प्राप्तियाँ कहाँ कहाँ से होती है, पैसा कहाँ कहाँ से आता है, इसको और भी आप क्लियर देख सकते हो। अगर आप बात करोगे, आप कंसीडर करो, मैं 100 पैसे की बात करता हूँ। सोचो 100 पैसे में से स्टेट को कौन कौन सी चीज़ से कितना कितना पैसा आया। आप देखोगे स्टेट में 23 रुपये 19 पैसे उसको कहाँ से मिले, उसने जो इंटरनल बोरोइंग्स की, जो उसने उधार लिया पैसा, ठीक है। उसके अलावा आप देखोगे कहीं उसने सेंटर से लोन लिया हुआ है, ठीक है, कहीं में उसको ऋणों की वसूली हुई है, कहीं में उसको कई सारी पूंजीगत प्राप्तियां हुई है, कैपिटल रिसीट्स मिली है। तो सोचो अगर 100 पैसे स्टेट को मिलते हैं, उसमें से 23 रुपये 19 पैसे उसको किससे मिले, इंटरनल बोरोइंग्स से मिले, ठीक है, नेट ऑफ पब्लिक अकाउंट से मिला, सेंटर के लोन्स से मिला उसको, ठीक है, या उसके जो पुराने लोन थे उसकी रिकवरी हुई उससे मिला, या कोई कैपिटल रिसीट से उसको मिला। तो 23 रुपये 19 पैसे मिले उसको इस चीज़ से। उसके बाद देखो आप 20 रुपये 77 पैसे मिलते हैं उसको, जो केंद्रीय करों में उसको हिस्सा मिलता है। आपको पता है अभी 15th फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट आई थी, उसमें आप देखोगे टोटल 41% हिस्सा किसके बीच डिस्ट्रीब्यूट किया गया, सारे स्टेट्स के बीच में। कितना प्रतिशत, 41%। उसमें से आप देखोगे राजस्थान को लगभग 2.45%, कितना हिस्सा राजस्थान को मिला है, लगभग 2.45% हिस्सा राजस्थान को उसमें मिला है, जो कि 14 फाइनेंस कमीशन से थोड़ा सा ज़्यादा है। उसको हम डिस्कस करेंगे, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे। 15 फाइनेंस कमीशन को हम बजट से भी डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ क्या समझ में आई कि पहला तो आपको इंटरनल बोरिंग्स वगैरह से मिला, दूसरा आपको मिला जो केंद्रीय करों के माध्यम से हिस्सा मिलता है, उससे 20 रुपये 77 पैसे मिले। उसके अलावा देखो अब 13 रुपये 24 पैसे की जो केंद्रीय ग्रांट मिलती है या केंद्रीय सहायता के माध्यम से मिलता है, उससे स्टेट को रेवेन्यू मिला।
आप उसके बाद देखो लगभग 12 रुपये 51 पैसे इसको किससे मिले, स्टेट जीएसटी से। आप देखोगे अब जीएसटी के वजह से सबसे ज़्यादा अमाउंट मिलता है। पहले अलग अलग टैक्स थे, अब सारे के सारे टैक्स किस में आ गए, जीएसटी में। तो स्टेट जीएसटी से कितने रुपए मिले, 12 रुपये 51 पैसे। उसके बाद देखोगे आप 9 रुपये 30 पैसे किससे मिले, सेल टैक्स से मिले जो स्टेट लगाता है, ठीक है। उसके बाद देखो 8 रुपये 68 पैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिले, जो मैंने आपको समझाया था कि नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या होता है। उसके बाद देखो 5 रुपये 54 पैसे किससे मिले, स्टेट एक्साइज ड्यूटी से मिले, राज्य उत्पाद शुल्क से मिले। उसके बाद 4 रुपये 11 पैसे अदर टैक्सेस से मिले, 2 रुपये 66 पैसे वाहनों पर जो कर लगता है उससे मिले। तो ये पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है कि स्टेट के पास पैसा कहाँ से आता है। अगर आप बोलोगे कि राजस्थान का बजट हमने पेश किया और आपको पता करना है कि राजस्थान में पैसा कहाँ कहाँ से आया, तो ये सारे के सारे सोर्सेज है जहाँ से उनको क्या मिला, पैसा मिला या उनको रेवेन्यू प्राप्त हुआ। अब आप बोलोगे सर पैसा जाता कहाँ पर है, ये तो आपने देखा कि यहाँ से हमें पैसा मिलता है। अब आप ये भी पूछ सकते हो सर पैसा जाता कहाँ पर है। उसके लिए नेक्स्ट स्लाइड देखो आप लोग कि पैसा जाता कहाँ पर है। अब देखो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि एक्सपेंडिचर कहाँ पर होता है। अगर मैं 100 पैसे में से बात करूँ कि 100 पैसे में से कहाँ कहाँ पर एक्सपेंडिचर होता है, तो आप देखो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, 77 रुपये 99 पैसे किस पर है, आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। किस पे है, राजस्व व्यय पे। मैंने आपको बताया था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जो गवर्नमेंट सैलरीज देती है, पेंशन देती है, कहीं उसने लोन लिया हुआ तो उसका इंटरेस्ट देती है, ये सारा का सारा किस में आता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। तो सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट का हिस्सा 70 रुपये 99 पैसे, लगभग 71 पैसे किस में जाते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर जाते हैं। तो ध्यान रखना है आपको, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर काफ़ी बड़ा हिस्सा स्टेट का जाता है। दूसरा बड़ा हिस्सा आपको किस में जाएगा, इंटरेस्ट पेमेंट में, क्योंकि आपको पता है स्टेट काफ़ी सारी बोरोइंग्स करता है, काफ़ी सारे लोन लेता है। अगर वो ये सारी चीज़ें करता है तो उसको उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो लगभग 11 रुपये 29 पैसे उसके कहाँ पर चले जाते हैं, इंटरेस्ट को चुकाने में। उसके बाद देखो 9 रुपये 58 पैसे कहाँ पर चले गए, पूंजीगत व्यय पर चले गए या कैपिटल आउटले पर चले गए। जो कैपिटल व एक्सपेंडिचर करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करता है, मशीनरी खरीदता है, इक्विपमेंट्स खरीदता है, लैंड खरीदता है, बिल्डिंग्स बनाता है, उस पर चले गए आपके 9 रुपये 58 पैसे। उसके बाद देखो 7 रुपये 81 पैसे किस पर चले गए, जो उसने लोन लिया है सेंटर से उसको चुकाने में चले गए, ठीक है, उस लोन के पुनर्भुगतान में चले गए। और 0 रुपये 33 पैसे लगभग उसके अदर लोन्स एंड एडवांसेस में चले जाते हैं। तो ये स्टेट का पूरा मैकेनिज्म है, स्टेट के पास पैसा कहाँ से आता है और स्टेट के पास पैसा कहाँ से जाता है। अब तक बजट के कुछ बेसिक्स मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। बजट के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, बजट क्या होता है, बजट में कितने पार्ट होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स क्या होती है, स्टेट में पैसा कहाँ से आता है, स्टेट में पैसा कहाँ को जाता है। ये पूरा का पूरा राजस्थान का आउटले है कि राजस्थान में पैसा कहाँ से आया और राजस्थान में पैसा कहाँ पर गया। तो आप ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछ सकते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ पर होता है। आप क्या बोलोगे, राजस्व व्यय पर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है। यहाँ से आपसे पूछ सकते हैं कि राजस्थान में सबसे ज़्यादा रुपीस कहाँ से आती है। आप बोलोगे इंटरनल बोरोइंग से और पब्लिक अकाउंट फंड से या कैपिटल रिसीट से सबसे ज़्यादा मिलता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो हिस्सा मिलता है स्टेट का रेवेन्यू होता है उसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट किससे मिलता है। सबसे ज़्यादा मिलता है उसको जो केंद्रीय करों में हिस्सा मिलता है। अगर खुद के रेवेन्यू की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्टेट जीएसटी से मिलता है 12 रुपये 51 पैसे। फिर आप देख सकते हो यहाँ पर 8 रुपये 68 पैसे नॉन टैक्स रेवेन्यू से मिलेगा। उसके बाद 9 रुपये 30 पैसे सेल टैक्स से मिलेगा। तो ये ऑर्डर भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका ऑर्डर भी आप लोगों को ध्यान रखना है। हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से ये सारी की सारी चीज़ें कवर की जाएगी। हर एक एस्पेक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जो बजट से पूछा जा सकता है। अब वापस हम आगे चलते हैं हमारे बेसिक्स पर जहाँ हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, यहाँ तक हम कवर कर चुके थे पूरा हमारा पार्ट। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करते हैं प्योरली राजस्थान के बजट के बारे में। राजस्थान का बजट 2020-2021। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि राजस्थान का बजट निकाला किसके द्वारा जाता है या जारी किसके द्वारा किया जाता है। तो मिनिस्ट्री तो कौन सी होती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय द्वारा। संस्था कौन सी है, डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स राजस्थान जयपुर। आर्थिक एवं
सांख्यिकी निदेशालय राजस्थान जयपुर के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है, जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इसको हम क्या बोलेंगे, आय व्यय एक दृष्टि में या बजट एट ए ग्लांस के नाम से ये पब्लिश किया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री की साइट पर, आप इसको देख सकते हैं। और साथ में जितना भी हमारा डेटा लिया गया है ऑथेंटिक साइट के अलावा हम कहीं से डेटा नहीं लेते, प्योरली ऑथेंटिक डेटा है। काफ़ी रिसर्च इस पर किया गया है इसको बनाने के लिए। तो ध्यान रखना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम आपके लिए नई नई और भी ज़्यादा वीडियो जिससे रिलेटेड लेकर आ सके। ये हमारा जो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 है बजट का, इसको हमने काफ़ी ज़्यादा मेहनत से आप लोगों के लिए बनाया है। आप लोग अपने सब दोस्तों को इसको शेयर कीजिए। बढ़ते हैं आगे हम साथ में। अब देखो, अब हम बात डिस्कस करते हैं। जो मैंने आप लोगों को एक चीज़ समझाई थी, यहाँ पर आपको डेटा बिल्कुल भी नहीं देखना। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, ये वाली चीज़ है, ये वाली चीज़ आपको देखनी है। जो मैंने एनसर्कल की है, ये वाली चीज़ यहाँ पर समझने वाली है। देखो, मैंने आपसे बोला था कि बजट के अंदर 3 साल कवर किए जाते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे? आप देखो, जब भी बजट प्रकाशित होता है, बजट कौन से ईयर का प्रकाशित होता है? अगले ईयर का। बजट के अंदर अनुमानित आंकड़े मिलते हैं, जैसे कि अभी मैं बात कर रहा हूँ 2020 2021 की। तो ये सारे के सारे क्या है, अनुमान हमने लगाए हैं कि 2020-21 में ऐसा होगा, ऐसी हम स्कीम लाएंगे, इस स्कीम पर इतना एक्सपेंडिचर करेंगे। तो एक तो जो पहला ईयर होगा आपका 2020-21, सबको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, आय व्यय के अनुमान लगाएंगे, या बजटरी एस्टीमेट्स हम जिसको बोलेंगे, कि हम क्या करेंगे कि अगले साल ऐसा होगा, इतने इतने एस्टीमेट्स हम लगाएंगे, इतना ज़्यादा व्यय हमारे द्वारा किया जाएगा। तो पहला ईयर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, 2020-21। अगर मैं बजट 2020-21 की बात कर रहा हूँ, तो पहला ईयर होगा आपके पास 2020-21, जहाँ पर आय व्यय के अनुमान लगाए जाएंगे कि ऐसा होगा। दूसरा ईयर आपको देखने को मिलेगा 2019-20, आपको दिखाई देना चाहिए 2019-20। 2019-20 के दो डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक तो वो डेटा जो संशोधित अनुमान होंगे, क्योंकि पिछले साल जो बजट आया होगा वो कौन सा बजट आया होगा, बजट 2019-20। तो वहाँ भी लोगों ने क्या लगाए होंगे, आय व्यय के अनुमान लगाए होंगे, लेकिन सारे अनुमान सही नहीं होते, उनमें कुछ संशोधन भी करना पड़ा होगा। कुछ स्कीम्स का जो हमने फंड अलोकेट किया होगा उसमें भी चेंजेस देखे गए होंगे। तो यहाँ पर दो चीज़ें मिलेगी 2019-20 की, एक तो वो अनुमान जिनको मॉडिफाइड किया गया, और दूसरे वो अनुमान जिनमें संशोधन किया गया। तो 2019-20 के दो डेटा मिलेंगे, एक तो संशोधित अनुमान कि हमने संशोधन करके ये अनुमान दोबारा लगाए हैं, और दूसरा जो हमने मॉडिफाइड किए हैं। किसको मॉडिफाइड किया है, जो पिछले साल हमने बजट के एस्टिमेट्स लगाए थे आय व्यय के अनुमान के द्वारा। और एक और चीज़ यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट मिलती है, यहाँ पर एक्चुअल डेटा भी आपको देखने को मिलेगा, 100% सटीक डेटा भी आपको देखने को मिलेगा। वो होगा ईयर 2018-19 का। 2018-19 का यहाँ पर एक्चुअल डेटा प्रेजेंट किया जाएगा, जिसमें पहली चीज़ क्या होती है, उनको मॉडिफाई किया जाता है, दूसरा क्या होता है, संशोधन किया जाता है। लेकिन 2018-19 का यहाँ पर आपको एक्चुअल डेटा देखने को मिलेगा। तो किसी भी बजट में आपको 3 साल देखने को मिलेंगे। एक तो वो साल जिसमें बजट पेश किया गया है, उसके सारे के सारे आंकड़े होंगे, वो अनुमानित आंकड़े होंगे, ठीक है। दूसरा वो साल जिसमें पिछले साल बजट पेश किया गया था, जैसे यहाँ पर कौन सा 2019-20, उसके दो आंकड़े देखने को मिलेंगे। एक तो मॉडिफाइड आंकड़े जो पिछली बार के बजट एस्टीमेट को मॉडिफाई करके बनाए गए हैं, एक संशोधित आंकड़े जिनमें चेंज किया गया है। तो संशोधित अनुमान भी आपको देखने को मिलेंगे, और जो वास्तविक आंकड़े आपको देखने को मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे उससे भी पिछले वाले साल को, मतलब 2018-19 का। अगर आपसे कोई पूछे कि इस साल 2020-21 का बजट निकला है, तो इस बजट में वास्तविक आंकड़े कौन से साल के देखने को मिलेंगे, तो आप 2 साल पीछे जाओगे। पहला साल 19-20 गए और दूसरा साल 18-19 गए, तो 18-19 के वास्तविक आंकड़े यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ये चीज़ यहाँ पर मुझे समझानी थी आप लोगों को कि बजट के अंदर 3 ईयर को रिप्रेजेंट किया जाता है, अनुमानित आंकड़े, संशोधित आंकड़े और वास्तविक आंकड़े। किस में बांट सकते हो आप, अनुमानित आंकड़े 2020-21 के, संशोधित आंकड़े 2019-20 के, और 18-19 के वास्तविक आंकड़े या एक्चुअल डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आई थिंक ये आप सब लोगों को क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ से बनने वाले हैं, हम नंबर 1
पहला क्वेश्चन अभी तक हमने एनालिटिक पार्ट हम डिस्कस कर रहे थे, अब कुछ फैक्चुअल पार्ट भी हम बजट का देखेंगे। मैंने आपसे बोला है हमारी इस सीरीज़ के अंदर फैक्चुअल पार्ट, एनालिटिकल पार्ट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। हमने यहाँ पर राजस्थान के बजट को 15वें वित्त आयोग के साथ भी कंपेयर किया है, 15th फाइनेंस कमीशन का भी समावेश हमने यहाँ पर हमारे सीरीज़ के अंदर किया है। अब देखो यहाँ से पहली चीज़ क्या होगी, जो बजट है कब प्रेजेंट किया गया, डेट भी आपको याद रखनी है, कई एग्जाम्स में डेट भी पूछ ली जाती है, किसके द्वारा। ठीक है, तो ध्यान रखना जो बजट प्रेजेंट किया गया था वो 20 फरवरी 2020 को प्रेजेंट किया गया था। कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए, फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए, 2020-21 के लिए ये बजट प्रेजेंट किया गया था। किसके द्वारा, राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा ये बजट प्रेजेंट किया गया था। पहला क्वेश्चन। दूसरा, अब बजट की हाइलाइट्स पर चर्चा करते हैं कि बजट के मुख्य बिंदु क्या क्या थे। जब बजट के मुख्य बिंदु की बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है राजस्थान का ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद। तो सबसे पहले जैसे इंडिया के लिए हम क्या बोलते हैं, जीडीपी। यहाँ जीडीपी के बीच में एक वर्ड लग गया स्टेट, यहाँ पर राज्य की जीडीपी की हम बात करेंगे। जो हमारा प्रोडक्शन है विद इन द बॉर्डर्स ऑफ स्टेट, हमारी सीमाओं के भीतर, उसकी हम बात करेंगे। ये डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जाता है। ध्यान रखना कि जो राजस्थान का जीएसडीपी है 2020-21 में करंट प्राइसेस पर कितना है, 11,33,298 करोड़। कितना है, ध्यान रखना इस आंकड़े को, ये पूछा जा सकता है आपके एग्ज़ाम में कि राजस्थान का 2020-21 के लिए जीएसडीपी का अनुमान क्या है करंट प्राइसेस पर, वो है आपका 11,33,298 करोड़ रुपए। साथ में ये भी ध्यान रखना ये 2019-20 से कितना ज़्यादा है, 11% इंक्रीज़ देखा गया है 2019-20 के रिवाइज्ड आंकड़ों से। जो 2019-20 के मैंने आपको बताया कि संशोधित आंकड़े आ चुके हैं, 2019-20 के संशोधित आंकड़े से ये 11% ज़्यादा देखा गया है। क्वेश्चन आपके लिए बनेगा कि राजस्थान का जीएसडीपी 2020-21 में कितना है, आपका आंसर होगा 11,33,298 करोड़ रुपए। दूसरी चीज़, ये कितना ज़्यादा है 2019-20 से, 11% की वृद्धि यहाँ पर देखी गई है, सबको ध्यान रहेगा। दूसरी चीज़ आ जाओ आप, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। मैंने आपसे बोला था बजट के अंदर दो ही पार्ट आपको देखने को मिलेंगे, कितना खर्चा है और कितनी हमारी प्राप्तियां हैं। एक्सपेंडिचर कितना है एंड कितना हमारा रिसीट्स है। तो आप देखोगे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है यहाँ पर 2,25,731 करोड़ रुपए। कितना है, 2,25,731 करोड़ रुपए, जो कि कितना ज़्यादा है 2019-20 के रिवाइज एस्टिमेट से 0.4%। ध्यान रखना हमारा 2020-21 के लिए जो हमारा अनुमान है कितना है वो एक्सपेंडिचर का, 2.25 लाख करोड़ रुपीज़, 2.25 लाख करोड़ रुपीज़ या 2,25,731 करोड़ रुपए, जो कितना ज़्यादा है 2019-20 से 0.4% ये ज़्यादा देखा गया है। ठीक है, आप सब लोगों को क्लियर हो गया चीज़। ये चीज़ें आपको इस स्लाइड से याद रखनी है। ये फैक्चुअल डेटा है, एनालिटिकल डेटा के साथ साथ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी बजट में बहुत ज़रूरी है। तीसरा आप डेटा यहाँ पर देखिए, अभी हम बात करी हमने टोटल एक्सपेंडिचर की, अब टोटल रिसीट्स की बात करेंगे। इसमें हमने बोरोइंग्स को हटा दिया है, अगर बोरोइंग्स को जोड़ देंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा, टोटल एक्सपेंडिचर के। क्योंकि बेसिकली आपको पता है स्टेट में क्या होता है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है और रिसीट कम होती है, इसीलिए हमें क्या देखने को मिलता है, डेफिसिट। बजट हमारा कौन सा देखने को मिलेगा, बजट डेफिसिट हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि हमारा क्या ज़्यादा है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और हमारा खर्च रेवेन्यू क्या है, कम है। तो टोटल रिसीट्स कितनी हुई हमें, 1,80,483 करोड़ रुपए। अगर मैं इसमें बोरोइंग्स जोड़ दूंगा तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, आपके एक्सपेंडिचर के इक्वल, 2.25 लाख करोड़ के इक्वल, क्योंकि हमें बोरोइंग्स करनी पड़ती है ताकि हम हमारे एक्सपेंडिचर को रिसीट के बराबर कर सकें। अदरवाइज सोचो खर्चा ज़्यादा है और प्राप्तियाँ कम है, गवर्नमेंट कैसे चलाएगी सरकार को, मतलब उसको क्या करना पड़ेगा, पैसा उधार लेना पड़ेगा, बोरोइंग्स लेनी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ बोला टोटल रिसीट हमारी कितनी है, 1,80,483 करोड़ रुपए, उसमें हमने बोरोइंग्स को हटा दिया है। कितना प्रतिशत इंक्रीज देखा गया है, वो तो कितना प्रतिशत इंक्रीज हुआ था एक्सपेंडिचर, तो 0.4%, मतलब खर्चा ज़्यादा बढ़ा है और हमारा रेवेन्यू कम बढ़ा है। रेवेन्यू कितना इंक्रीज हुआ,
0.2% इंक्रीज़ हुआ। किसके कंपेयर में? जो 2019-20 के हमारे रिवाइज्ड एस्टीमेट्स है उनके कंपेयर में। तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी टोटल रिसीट्स है वो कितनी है? 1,80,483 करोड़ रुपए, जो कि 0.2% ज़्यादा है 2019-20 के संशोधित अनुमान से। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में और कैपिटल डेफिसिट के बारे में। रेवेन्यू डेफिसिट और आपका फिस्कल डेफिसिट। तो पहली चीज़ तो ये समझना कि रेवेन्यू डेफिसिट होता क्या है। सिंपल सी डेफिनेशन है, रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स के बीच का डिफरेंस। क्या बोलोगे? आपका जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है कि आपका जो राजस्व खर्चा है और जो आपकी राजस्व प्राप्तियां हैं, दोनों के बीच का अंतर क्या बन जाता है? आपका रेवेन्यू डेफिसिट। सिंपल है या नहीं है? कितना आपको रेवेन्यू मिला और कितना आपका रेवेन्यू खर्चा हुआ, वो क्या होता है? अब रेवेन्यू डेफिसिट है मतलब राजस्व घाटा है। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और मेरा रिसीट कम है। तो 2020-21 के लिए ध्यान रखना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरपीएससी बार बार पूछती है कि 2020-21 में हमारे रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट कितना रखा गया। नंबर भी याद रखना है और परसेंटेज में भी याद रखना है। 2020-21 में टारगेट कितना है हमारा? 12,346 करोड़ रुपए, जो कि कितना है? 1.1% किसका? हमारी जीएसडीपी का। हमारी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत है ये? 1.1%। ध्यान रखना, रेवेन्यू डेफिसिट का हमारा टारगेट है इस बार का 12,346 करोड़ रुपए, जो कि हमारी जीएसडीपी का या ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कितना प्रतिशत है? 1.1%। तो रेवेन्यू डेफिसिट सबको समझ में आया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स के बीच का डिफरेंस और कितना टारगेट रखा गया है 2020-21 के लिए? 12,346 करोड़। ठीक है, जो कि 1.1% है हमारी जीएसडीपी का। उसके बाद जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करते हैं तो फिस्कल डेफिसिट कितना है हमारा, ये भी ध्यान रखना। फिस्कल डेफिसिट को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। फिस्कल डेफिसिट सिंपल चीज़ क्या बताएगा कि आपकी टोटल बोरोइंग्स कितनी है। फिस्कल डेफिसिट किसको रिप्रेजेंट करता है? टोटल बोरोइंग्स ऑफ द स्टेट। स्टेट की टोटल बोरोइंग कितनी है, वो है हमारी 33,923 करोड़ रुपए 2020-21 के लिए टारगेट किया गया है, जो कि कितना है? 3% ऑफ जीएसडीपी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट में मैंने आपको टेबल बना के स्लाइड भी दिखाई है ताकि आप पिछले 3 सालों का या पिछले 3 ईयर का जो बजट में रिप्रेजेंट किए गए हैं उनका आप फिस्कल डेफिसिट का टारगेट पता कर सकें। तो फिस्कल डेफिसिट क्या बोला मैंने? राजकोषीय घाटा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल बोरोइंग्स ऑफ द स्टेट। क्या दिखाता है ये? टोटल बोरोइंग्स ऑफ द स्टेट। कितना है ये? हमारी जीएसडीपी का 3% टारगेट किया गया है 2020-21 के लिए। अमाउंट भी ध्यान रखना है 33,923 करोड़ रुपए। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ से सवाल बनने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस देखे जाते हैं। तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। ये फैक्चुअल डेटा है, लेकिन बजट में फैक्चुअल प्लस एनालिटिकल दोनों का मिश्रण देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कुछ सेक्टर्स पर बताया गया है कितना कितना परसेंट हमने एलोकेट किया है। इसका अलग से मैं आपको टेबल बनाने के भी दिखा दूंगा ताकि आपको सारी चीज़ पता लग जाए। यहाँ पर क्या बोला गया है? 2020-21 में वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट पर 20% एलोकेट किया गया है। और आप देख सकते हो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल पर 16% एलोकेट किया गया है। ट्रांसपोर्ट पर 13% एलोकेट किया गया है, जो कि क्या है? हाईएस्ट इंक्रीज इन एलोकेशन ओवर द रिवाइज एस्टिमेट्स ऑफ प्रीवियस ईयर। इनके हम टेबल बनाकर आगे भी देख लेंगे ताकि आपको और भी चीज़ें क्लियर हो जाए। अभी आपको यहाँ पर रेवेन्यू डेफिसिट क्लियर होना चाहिए, फिस्कल डेफिसिट जो कि टोटल बोरोइंग्स ऑफ द स्टेट को रिप्रेजेंट करता है वो क्लियर होना चाहिए, टारगेट क्लियर होना चाहिए, डेटा क्लियर होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट स्लाइड पर, देखो ये मैंने आपके लिए स्लाइड्स बनाकर दी है ताकि आप सब लोगों को सारी चीज़ क्लियर हो जाए। मैंने बजट डेफिसिट्स के सारे टारगेट आपको बनाकर दे दिए हैं। रेवेन्यू डेफिसिट के टारगेट्स मैंने दिखा दिए हैं, फिस्कल डेफिसिट के टारगेट दिखा दिए हैं। साथ में आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी का मतलब होता है कि स्टेट क्या, मैंने आपसे क्या बोला? स्टेट बोरोइंग्स करता है। स्टेट क्या करता है? अपने एक्सपेंडिचर को बैलेंस करने के लिए क्या करता है? बोरोइंग्स करता है। अगर मैंने बोरोइंग कर ली तो मेरी लायबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? सोचो, मैंने 100 रुपये किसी से उधार ले लिए तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो ये लायबिलिटी है जो कि बोरोइंग्स के रूप में प्रेजेंट की जाती है, जिसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी। हमारे स्टेट की लायबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जाएगी
जाएगी अगर हम बोरोइंग ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है लेकिन हमारा रेवेन्यू साइड नहीं बढ़ रहा। तो क्या होगा, हम बोरोइंग्स करेंगे तो हमारी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। 3 टारगेट आपको याद रखने हैं 2018-19 का, 2019-20 के रिवाइज एस्टिमेट जो आए हैं और 2020-21 के जो बजट एस्टिमेट किए हैं। ये मैंने अभी आपको बताया कि 1.1% क्या है हमारा रेवेन्यू डेफिसिट का बजट एस्टिमेट से 2020-21 के लिए। 3% क्या बोला मैंने, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 3% ऑफ हमारी जीएसडीपी या ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये भी मैंने आपको बताया कि फिजिकल डेफिसिट का टारगेट कितना है 2021 के लिए, 3% ऑफ जीएसडीपी, और इसका कितना है रेवेन्यू का। अगर आप 2019-20 का देखोगे तो ये टारगेट था 3.2% फिजिकल डेफिसिट का, 2018-19 का देखोगे तो ये टारगेट था 3.7%। रेवेन्यू डेफिसिट का देखोगे 2019-20 का टारगेट था 2.7% और 2018-19 का टारगेट था 3.1%। ये डेटाज भी आपको याद रखने हैं, मैंने आपके लिए अलग से टेबल बना के रिप्रेजेंट किए हैं ताकि इनसे रिलेटेड अगर कोई भी सवाल आए उसको भी आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जो बजट में यूज़ की जाती है, तो आप लोगों को इसका पता होना चाहिए। साथ में लाइबिलिटी भी आप देखो 33% थी, फिर बढ़ी 33.4% हुई और अभी वापस घट के कितनी कर दी 33.1%। लाइबिलिटी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, जितनी ज़्यादा बोरोइंग्स स्टेट करेगा, जितना ज़्यादा स्टेट उधार लेगा, उतनी उसकी लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी। तो रेवेन्यू डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी का आपको डेटा आइडिया होना चाहिए, बढ़ रहा है या घट रहा है। अब देखो फिजिकल डेफिसिट लगातार घटा, पहले 3.7 था, फिर 3.2 हुआ, अब 3.0 हो गया। देखो आप रेवेन्यू डेफिसिट भी लगातार घटा, पहले 3.1 था, अब 2.7 हो गया, 1.1 हो गया। ये तीनों बजट है, 18-19 का एक्चुअल डेटा है ये, 2019-20 के रिवाइज एस्टिमेट से और 2020-21 के जो हमने अनुमान लगाए हैं बजट एस्टिमेट का डेटा मैंने आप लोगों को यहाँ पर दिखाया है। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो अब हम आगे कुछ चीज़ें देखेंगे जो मैंने आपको रेवेन्यू और कैपिटल साइड दिखाई, उनमें आप कुछ और चीज़ें यहाँ पर देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा इसके लिए जूम कर देता हूँ ताकि आपको और भी ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाए। आप देख सकते हो यहाँ पर दो चीज़ें दिखाई हुई है, रेवेन्यू साइड और कैपिटल साइड, जो मैं आपको समझा चुका हूँ कि राजस्व प्राप्तियाँ और राजस्व व्यय और पूंजीगत प्राप्तियाँ और पूंजीगत व्यय। आप देख लो यहाँ पर दोनों कलर दिखाए हुए हैं, तीनों ईयर के लिए दिखाया हुआ है, 18-19, 19-20, 19-20 और 20-21 के लिए पूरा दिखाया हुआ है कि किस तरह से हमारा बजट सरप्लस था या हमारा बजट डेफिसिट था। आप देखोगे बजट हमारा किस में मिलेगा, आपको डेफिसिट में मिलेगा, मतलब हमारा एक्सपेंडिचर ज़्यादा है और हमारी रिसीट्स कम है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आती है बजट एक्सपेंडिचर और रिसीट्स के बारे में। आई थिंक ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, इसको मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। आगे देखो, ये दोनों स्लाइड्स हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये प्राप्तियों के बारे में दिया गया है, इसको भी एक बार आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से हमें प्राप्तियाँ हुई। थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखो आप देखोगे 20-21 के बारे में देख लेते हैं हम। जो येलो कलर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पार्ट, येलो कलर वाला जो पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, येलो कलर वाले पार्ट में एक चीज़ देखो आप यहाँ से, जो ये येलो कलर वाला पार्ट है, ये क्या है, ये स्टेट का खुद का रेवेन्यू है। क्या लिखा हुआ है, ऑन टैक्स रेवेन्यू, येलो कलर वाला पार्ट। आप देखोगे ब्लू कलर वाला पार्ट क्या है, जो स्टेट को शेयर मिलता है किसके, सेंट्रल टैक्सेस के अंदर या केंद्रीय करों के अंदर। जो आपको ग्रीन कलर वाला पार्ट दिखाई दे रहा है वो है आपका स्टेट का नॉन टैक्स रेवेन्यू। मैंने आपको समझाया था कि टैक्स के अलावा कुछ नॉन टैक्स रेवेन्यू भी होते हैं जो स्टेट को मिलते हैं। किस फॉर्म के अंदर वो मिलता है, वो आपको मिलता है फीस के रूप में, ग्रांट्स के रूप में, तो नॉन टैक्स रेवेन्यू। उसके बाद आप देख सकते हो आपको दो चीज़ें दिखाई देगी, एक कैपिटल रिसिप्ट आपका बचा, ये वाले जो रेड कलर वाला पार्ट है या ये है आपका जो केंद्रीय सहायता आपको मिलती है। ठीक है, और लास्ट वाला जो बचा हुआ पार्ट है ऑरेंज कलर का, ये है आपका कैपिटल रिसीट। तो ये सारा का सारा स्टेट को अलग अलग फॉर्म में मिलता है। इसका मैंने आपको डायग्राम और भी अच्छे से समझा दिया था, तो आपको ये चीज़ पहले से ही क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ सबको क्लियर है। आई थिंक आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये एक्सपेंडिचर वाली साइड है कि एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पर होता है, ये भी आप देख लो, सिंपल सी चीज़ है। जो ये वाला पार्ट है नीचे ब्लू वाला पार्ट, मैंने आपको बोला था सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर 70 रुपये समथिंग किस पर होता है, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर, वही चीज़ दिखाई है। उसके बाद जो बीच वाला पार्ट है ऑरेंज वाला, वो कैपिटल आउटले पर है, और सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है आपको वो पब्लिक डेट पर दिखाई देगा। ये मैंने आपको समझा दिया कि पैसा कहाँ पर जाता है। सबसे ज़्यादा पैसा जाता है आपका किस पर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर। ये चीज़ हम बिल्कुल पहले ही कवर कर चुके हैं। आई थिंक यहाँ तक हम कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब ये आपको
इसके बाद का जो पार्ट है, ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे हमारे 15 फाइनेंस कमीशन के बारे में, उसको राजस्थान बजट से कंपेयर करेंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे राजस्थान बजट के 7 संकल्प। ये हम हमारे नेक्स्ट पार्ट के अंदर स्टार्ट करेंगे। राजस्थान बजट का जो 7 संकल्प वाला पार्ट है, 15 कमीशन वाला पार्ट है, कितना शेयर स्टेट को यहाँ पर एलोकेट किया गया है, कितना राजस्थान का पर कैपिटा इनकम है, ये सारी चीज़ें हम अपनी नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करेंगे। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको सारे के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करवा दिए हैं, सारा का सारा पार्ट बजट से रिलेटेड क्लियर करवा दिया है। अब जो पार्ट 2 होगा उसके अंदर हम बात करेंगे 15th फाइनेंस कमीशन और राजस्थान के बारे में, साथ में जो सारे के सारे संकल्प है इनको 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। साथ में देखेंगे किस संकल्प से रिलेटेड क्या स्कीम राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है, किस किस तरह से हम सेगमेंट वाइज पूरा का पूरा प्रोसीड करेंगे। तो अब लास्ट में मैं आप सब लोगों से यही बोलना चाहूँगा, जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं उनको जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस हमारी बजट की स्पेशल सीरीज़ का लाभ उठाइए। इसी के साथ मैं आप लोगों से आज चाहूँगा कि ये जो सारा पार्ट हमने पढ़ा है इसको आप अच्छे से पढ़ें घर जाकर। साथ में टेलीग्राम चैनल पर जो हमारी डेली एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होता है, उससे भी आप लोग जुड़े ताकि आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ के साथ साथ बजट की सीरीज़ का भी सारा बेनिफिट आपको मिल पाए। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। आप लोगों का इतना पार्टिसिपेशन रहा, इतना अच्छा रेस्पॉन्स रहा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 2 स्पेशल बजट सीरीज़ के अंदर। तब तक के लिए आप सब